Hello students, today we are continuing chapter 4 motion in a plane। इसमें हम जनरल वेक्टर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी हमको लेनी चाहिए, वो सब ये हैं, है ना। पहला पॉइंट है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। इसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे यूनिट वेक्टर ना। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मेजरमेंट 1 होता है, ठीक है। फिर हम थर्ड नंबर पे एक पॉइंट देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। फिर इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ये सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट विथ मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। A positive number representing the magnitude of a vector is called modulus of a vector। इसको इस तरह से मॉड का साइन लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमने मॉड ए वेक्टर लिखा है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, या ए वेक्टर। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी उसको इस तरह से लिखा जाएगा और ये एक नंबर आएगा, है ना। जैसे किसी एक वेक्टर है, मान लो हमारे पास इस तरह से, तो उसकी मैग्नीट्यूड 5 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी एक नंबर हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है। तो जो भी एक नंबर है, ये नंबर कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना। इसको पढ़ा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज़ 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर इज़ 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर इज़ 1। ये कोई फ्रैक्शनल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है ना। इट कैन बी अ रैशनल नंबर बट इट शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना, तो उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इफ़ अ वेक्टर इज़ यूनिट वेक्टर देन इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी 1। इसको जनरली कैप सिंबल लगा के दिखाते हैं। इस तरह से कैप जैसा एक सिंबल लगाया जाएगा किसी भी वेक्टर के ऊपर, तो उसको ए कैप पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए कैप, इसका मतलब है अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसी तरह से अगर कोई भी और वेक्टर हम लिख रहे हैं, है ना, मान लीजिए कोई भी दूसरा है बी वेक्टर, तो सिमिलरली उसको भी हम लिख सकते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, ये किसके डायरेक्शन में है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में, है ना। तो उसको लिखा जाएगा बी कैप, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। और इस तरह से जब कैप लगा है, इसको ए कैप पढ़ेंगे, ये एक यूनिट वेक्टर हुआ, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ मॉड ए कैप इज इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली मॉड बी कैप भी 1 होगा। यहाँ पे ये दोनों वेक्टर इक्वल कभी नहीं होंगे क्योंकि ये ए के डायरेक्शन में है और ये वेक्टर बी के डायरेक्शन में है। मतलब इनका डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। तो अभी हम यूनिट वेक्टर की जो बात कर रहे हैं वो उसके केवल मैग्नीट्यूड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो यूनिट वेक्टर है ना, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ वी कम टू फार्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। इसका मतलब है कि कभी भी यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो, है ना, तो उसको किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको हम वो वेक्टर ऊपर लिख देते हैं, जो भी वेक्टर है पूरा का पूरा, है ना, और अपॉन में उसकी मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखने से हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है ना। और इसी फॉर्मूले को एक और वर्जन में याद कर सकते हैं हम। अगर इसको हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो हमको यहाँ मिल जाता है ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए इंटू ए कैप। इसका मतलब फिर से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो ये हुआ
कि किसी यूनिट वेक्टर को मॉडुलस से मल्टीप्लाई करने पे जो वेक्टर बनता है ना, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर है। या दूसरे वर्ड्स में यूनिट वेक्टर को मॉड से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर बनता है ना। सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर, व्हाट वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर बाय द मॉडुलस एंड वील गेट वेक्टर। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे वेक्टर्स का आगे, और इसको हम जगह जगह यूज़ करेंगे और ये वेक्टर्स को आगे बहुत आसान बना देता है ये आइडिया, है ना। तो हमको जो है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस हम लोग देखेंगे। उसमें जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं आई कैप, इसको पढ़ा जाएगा आई कैप। आई कैप क्या है? आई कैप है अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट है जे कैप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। Then we come to k cap, that is a unit vector in z direction. ये यूनिट वेक्टर्स फिक्स कर दिए गए हैं कि जब भी हमको एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आई कैप यूज़ करेंगे, और इसी तरह से जे के, है ना। तो अगर हम देखें कि मॉड आई कैप कितना होगा, इट विल बी 1 बिकॉज इट्स ए यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जे कैप का मॉड भी 1 होगा और के कैप का मॉड भी 1 होगा। अब हम ये देखेंगे कि यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को वेक्टर बताने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आई वेक्टर पे फोकस करें, आई कैप पे, तो आई कैप क्या है? अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। अब अगर हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है एक्स डायरेक्शन में, है ना, हम लोग बना लेते हैं एक एग्जांपल इस तरह से, ये है एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन। अगर जो कोई भी व्यक्ति 5 यूनिट चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, है ना, तो मूवमेंट ऑफ 5 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना चला वो? 5 यूनिट्स। तो हम पहले 5 लिखेंगे। अब वो किस डायरेक्शन में चला है? एक्स डायरेक्शन में, तो वो वाला यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगा दिया जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी वेक्टर जब बनाते हैं तो उस वेक्टर को बनाने के लिए हम 2 पार्ट लिखते हैं। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, जैसा फॉर्मूला था, ए वेक्टर का मॉड, और बगल में यूनिट वेक्टर ऐसा लगा देते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है ना। इस फार्मूले को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाया, फिर से अगर देखें तो पहले हमने मैग्नीट्यूड लिखी है, फिर जिस डायरेक्शन में मोशन हुई है उधर का यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया है ना। अगर हम आपसे कहें कि एक फोर्स लगा हुआ है वाई डायरेक्शन में जिसका मेजरमेंट है 10 न्यूटन, है ना, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, इसको वेक्टर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इस तरह से लिखेंगे, F इज इक्वल टू, पहले लिखना है मेजरमेंट और बाद में लिखना है यूनिट वेक्टर। तो मेजरमेंट है 10 और यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमको मालूम है जे कैप होता है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर वेक्टर के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है उसकी मेजरमेंट बताता है और दूसरा पार्ट उसकी जो डायरेक्शन बताता है ना। अगर आई कैप है तो एक्स डायरेक्शन, अगर जे कैप है तो वाई डायरेक्शन, एंड सो ऑन। नाउ वी कम टू पोजीशन वेक्टर, the vector which specifies the position of a body with respect to a reference point is called position vector। और ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये जनरली ओरिजिन लिया जाता है ना। अगर इस तरह से अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमने एक एक्सिस सिस्टम बना दिया,
इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। किसी मोमेंट पे एक मूविंग पार्टिकल अगर पी पॉइंट पे है और ये जो वेक्टर है ओरिजिन से इसको मिलाने वाला है ना, इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और अगर ये पार्टिकल कुछ देर के बाद क्यू पे आ गया तो जो ओ क्यू वेक्टर होगा वो उसका पोजीशन वेक्टर इस मोमेंट पे होगा, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P. Position vector of P is the vector which is giving the position of this point with respect to origin. अब O से लेकर P तक हमने जो वेक्टर खींचा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। सिमिलरली Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? O से लेकर Q तक जाने वाला वेक्टर जो पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू O बता रहा है, इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, है ना। इस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर को समझ लिया। जनरली ये ओरिजिन के रेफरेंस में ही बताए जाते हैं, पर कभी किसी दूसरे पॉइंट के रेफरेंस में भी इनको निकाला जा सकता है। सिमिलरली ओ क्यू क्या होगा? ओ क्यू वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। अब हर बार हम उसमें विद रिस्पेक्ट टू नहीं भी लगाएंगे, चल जाता है, क्योंकि हम जनरली ओरिजिन के रेफरेंस में ही निकालते हैं। अब हम पोजीशन वेक्टर की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल और देख रहे हैं। हमने ये ग्राफ सिस्टम प्लॉट किया हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं P1, P2 और P3। P1 जो है ये 1 पे है एक्स एक्सिस पे, P2 5 डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली P3 जो लिया हुआ है वो 3 डिस्टेंस पे लिया हुआ है वाई एक्सिस पे, है ना। तो अगर हमको OP1 जो है वो क्या होगा बोला जाए तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट चल रहे हैं, किससे? विद रेफरेंस टू O। मतलब OP1 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मेजरमेंट है 1, और एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसके साथ हमको आई कैप लगाना पड़ेगा। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं OP2 वेक्टर। तो P2 का पोजीशन वेक्टर होगा OP2, तो इसको हम लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P2। अब ये वेक्टर जो है OP2 इसका मेजरमेंट कितना होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 यूनिट्स है तो इसका मेजरमेंट हुआ 5 यूनिट्स, और हम एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसमें आई कैप लगा देते हैं। सिमिलरली अगर हम ये वाला पॉइंट देखें P3, तो ये क्या है ना। नेक्स्ट वी कम टू P3। सो OP3, व्हाट इज वेक्टर OP3? OP3 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P3, ठीक है। अब ये OP3 कितना है ना। OP3 जो है इसका मेजरमेंट है 3 यूनिट्स। पहले हम लिखेंगे मेजरमेंट, फिर क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे जे कैप लिख देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हर बार ध्यान रखने वाली है कि एक वेक्टर में 2 पार्ट हैं, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया। पहला पार्ट है मेजरमेंट और दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का। तो अगर हम कहें कि 1 आई कैप वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, उसका मेजरमेंट 1 यूनिट है। सिमिलरली 5 आई कैप ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और यूनिट मेजरमेंट है 5। सिमिलरली 3 जे कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल है और उसका मेजरमेंट है 3 यूनिट्स। अब हम पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को कुछ और पॉइंट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट है P4 जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 5। दूसरा पॉइंट है P5 जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं 4, 2। उनका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हम देखें सबसे पहले P4 का पोजीशन वेक्टर, दैट इज OP4, इसको लिखा जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P4। अब P4 पॉइंट जाने के लिए सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट्स चलना पड़ेगा, फिर बाद में वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5 यूनिट्स चलना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट्स चलते हैं
तो इसी को लिखा जाता है 3i कैप प्लस, फिर नेक्स्ट अब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं 5 यूनिट्स, तो इसी को लिखा जाएगा 5j कैप। तो हमने देखा कि OP4 का हमने पोजीशन वेक्टर कैसे बनाया। यहाँ पे लिखा हमने x कोऑर्डिनेट, फिर i कैप, फिर y कोऑर्डिनेट, फिर j कैप। सिमिलरली अगर हम एक और पॉइंट ले रहे हैं OP5, तो OP5 क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ P5। अब ये P5 के कोऑर्डिनेट हैं 4 2, तो इसमें x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट है 2। तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो हम x एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट्स चल रहे हैं, तो 4 यूनिट्स अलॉन्ग x एक्सिस डायरेक्शन बताने वाला कंपोनेंट हमने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर हम y एक्सिस के पैरेलल में 2 यूनिट चल रहे हैं, तो ये हुआ 2j कैप। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट मालूम है तो बना सकते हैं, है ना। जैसे अगर कोई भी स्पेस में कोऑर्डिनेट है P6 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z, जिसमें थर्ड कोऑर्डिनेट भी अगर हम ऐड कर दें अलोंग z एक्सिस, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो OP6 होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। इस तरह से हम जो है एक जनरल फार्मूला जैसा बना लेते हैं कि किसी भी पॉइंट के लिए, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ये होता है ना। उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो फॉर अ पॉइंट P x y z, पोजीशन वेक्टर ऑफ P OP इज इक्वल टू x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। Now we come to displacement vector. The vector representing displacement is called displacement vector. ऐसा वेक्टर जिससे हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर सकें इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। जैसे इसके लिए हम लोग फिर से कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे एक पार्टिकल P से Q तक चला गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा PQ। सिमिलरली एक दूसरा पार्टिकल है जो A से B तरफ आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा AB वेक्टर, है ना। तो ये अपन इस तरह से इसको लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम P टू Q। तो यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन होती है P से और यहाँ पे फाइनल पोजीशन होती है। सिमिलरली इसकी स्टार्टिंग पोजीशन A है और वो A से B तक गया है। अब हम लोग एक फार्मूला देख रहे हैं जो ज़्यादातर डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको याद कर लेना चाहिए हम लोगों को। वो फार्मूला है IF वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ I। F का मतलब है फाइनल पॉइंट और I का मतलब है इनिशियल पॉइंट। तो अगर हमको IF वेक्टर निकालना है तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल कर देते हैं, तो हमको IF वेक्टर मिल जाता है ना। तो IF वेक्टर is position vector of F, that is final point, minus position vector of initial point. अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। पॉइंट्स गिवन A1 2 3, B is 2 5 6, C is 0 2 3। हमको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमको दो चीज़ें पता करनी है। पहले तो पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A B C निकालने हैं। नेक्स्ट अब हमको ए बी वेक्टर भी निकालना है और सी ए वेक्टर भी निकालना है ना। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन है अभी अभी देखे हैं वो सब चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको हम लोग ओ ए लिखते हैं, इसको करना बहुत इजी है। हम सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 और उसके साथ i कैप लगा देंगे, फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसके साथ j कैप लगा देंगे और z कोऑर्डिनेट लिखेंगे दैट इज़ 3 और इस तरह से उसके साथ हम k कैप निकाल लेंगे। सिमिलरली हम b का पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं और c का पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो b का पोजीशन वेक्टर होगा 2i कैप
प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ओ सी दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी होगा 0i कैप, 0 वाला टर्म नहीं है उसमें, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे 2j कैप प्लस 3k कैप। इस तरह से हमने तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर बना लिए। अब हमको दो वेक्टर और पता करने हैं, वो क्या हैं, ए बी वेक्टर और सी ए वेक्टर। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, अपन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, यहाँ पे बी है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो होगा वो ओ बी है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 1i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसमें से इसको हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2i कैप माइनस 1i कैप इज 1i कैप, 5j कैप माइनस 2j कैप इज 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3k कैप इज 3k कैप। इस तरह से हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया है ना। नेक्स्ट हम सी ए वेक्टर भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट दैट इज ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज सी। हम लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को हमने ओ सी लिखा हुआ है, ये ओ सी कितना है 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0i वाला टर्म इसमें नहीं है, इसमें है माइनस, तो ये हुआ माइनस i कैप, 2j कैप माइनस 2j कैप इज 0, j का वाला टर्म चला गया, 3k माइनस 3k, तो इस तरह से ये वाला टर्म भी चला गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सी ए वेक्टर जो है वो है माइनस i कैप।